नमस्कार दोस्तों। अशोक आईएएस बलरामपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने देखा कि इस समय हमारा जो सीरीज चल रहा है वो मुगलों के साथ चल रहा है। बाबर के साथ पहला इनिंग्स हुआ, दूसरा इनिंग्स हमारा हुमायूं के साथ हुआ। बीच में इंटरवल के लिए हम लोग शेरशाह के पास चले गए थे और अब जो तीसरा आया था फिर अकबर आया। अकबर ने मुग़ल सल्तनत को पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया और अस्थाई रख दिया। इस अस्थाईपन का लाभ जो सबसे ज़्यादा मिला वो जहांगीर शाहजहां को मिला। आपने देखा कि अकबर किस प्रकार से राजपूतों के साथ अपनी अच्छी नीति के चलते राजपूतों का समर्थन पाने में सफल रहा, और जब उत्तर पश्चिम एरिया में उसने राजपूतों का समर्थन प्राप्त कर लिया तो अकबर को अब उत्तर पश्चिमी आक्रमण का कोई समस्या नहीं रह गया। और इन वीरों का साथ पाकर अकबर ने अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान में फैलाया, जो काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर बरार तक फैला हुआ था। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ के राजा संग्राम सिंह की विधवा दुर्गावती ने मुगलों को कट्टर संघर्ष किया था और उस क्षेत्र को मुगल अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए थे। आगे देखते हैं। अकबर जब 1556 में गद्दी नशीनी पर हुआ था, तब से लेकर 1605 तक उसने पूरी तरह से मुग़ल सल्तनत को मजबूत कर दिया था। अब उसने क्या काम किया कि मुग़ल सत्ता को जब अकबर के इस अस्थायित्व के चलते उसके साम्राज्य में खूब सारा समृद्धि आई, और इसी समृद्धि के कारण जहांगीर तथा शाहजहां का शासनकाल अस्थायित्व रहा, शांति का काल रहा। कैसे रहा जरा हम देखेंगे कि बाबर जब मरा तब उसने कहा था अपने बेटे हुमायूं से कि बेटा, अगर जो हिंदुस्तान में मुग़लों की सल्तनत को स्थापित करना है तो इन राजपूतों के बिना सहयोग के हिंदुस्तान को अस्थायी कर ही नहीं सकते। मरते मरते वो कह के गया। लेकिन हुमायूं को इतना समय ही नहीं मिला कि राजपूतों के साथ उस संबंध को अपना अस्थायी बना सके। जब हुमायूं मरा तो उसने अकबर के बारे में इस बात को बताया था कि बेटा, इन सबको जरा देखते रहना, क्योंकि ये राजपूत कोई छोटे व्यक्ति नहीं हैं। इन्हीं के दम पे, इन्हीं के कंधों के बल पे आप हिंदुस्तान को फतेह कर सकते हैं। इस बात को अकबर ने खूब बखूबी ढंग से समझा और इन राजपूतों के साथ में अपने सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाया। इस संबंध की यह शर्त नहीं थी कि आप यदि हमसे संबंध जोड़ते हैं तो इसका मतलब अपनी बहन, बेटी, पुत्री का विवाह हमसे करें। अकबर ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। वो केवल राजपूतों का समर्थन पाना चाहता था और पाया भी, समर्थन पाया, और उसी पाने के चलते हिंदुस्तानी साम्राज्य को इकट्ठा किया। बढ़ता रहा आगे तक। जहांगीर ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। जहांगीर, आपको पता होगा कि ये जोधाबाई की संतान थी, और एक इसका मतलब हुआ कि हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था, जो कि एक खानकाह में पैदा हुआ। ये सारी कहानी हमने आपको पिछले वीडियोस में बता के रखा है। आगे, अब जहांगीर ने अपने अब्बा हुजूर अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह किया। आपने देखा 1622 में किस प्रकार से अपने ससुर आसफ खान को लेकर किया। इस वीडियो में हम आए हैं आपको जहांगीर के जो पुत्र महोदय थे और जिनका नाम था शाहजहां, इनके बारे में हम आपको बताने के लिए। ये शाहजहां महोदय, जिनको बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था, 1628 में इनका राज्यारोहण होता है और ये लगभग 58 तक चलते हैं। 1628 से लेकर 58 तक। हमने आपको पिछले वीडियोस में पूछा था कि बताइए कि मानवाई का विवाह जहांगीर से हुआ, फिर उसके बाद में जगत गोसाई से भी हुआ, फिर उसके बाद में मेहरुन्निसा से हुआ, जिससे नूरजहां की उपाधि दिया। हमने पूछा कि बताइए इन तीनों में से जो आपका खुर्रम है, जिसे आप शाहजहां कहते हैं, इसका जन्म किससे हुआ था? उन तीनों महिलाओं में से। तो याद रखिएगा, जो मानबाई थी उसके लड़के का नाम खुसरो था, जगत गोसाई थी उसके लड़के का नाम खुर्रम था, और जो नूरजहां थी उसके लड़के का नाम, लड़की थी उसकी लाडली बेगम, वो था। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा ऐसा मुगल शहंशाह जिसका जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ था, राजपूत महिला से। पहला जहांगीर जोधाबाई, दूसरा शाहजहां जगत गोसाई। ये दोनों पक्के ऐसे शासक थे जिनका जन्म हिंदू माँ से हुआ था।
1622 में जब इसने विद्रोह किया था, तो आपको बता दें कि उसका साथ उसके ससुर आसफ खान ने दिया था। क्यों दिया था मैंने आपको बता के रखा है, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां जो कि जहांगीर का लड़का था, इसका विवाह हुआ था किससे? क्या नाम आप बता सकते हैं? उसका नाम हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से। और ये अर्जुमंद बानो बेगम जो पुत्री थी वो थी आसफ खान की। और ये आसफ खान कौन था? पिछला वीडियो में हमने आपको पूर्णतः कूटनीति और राजनीति बताया है, तो जानकारी के लिए बता दें, नूरजहां का भाई आसफ खान था। नूरजहां जहांगीर को सहायता दे रहा था। आसफ खान अपने पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शाहजहां से किया, तो नूरजहां का भाई आसफ खान शाहजहां को साथ दे रहा था। अब शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को उपाधि कौन सा दिया? मुमताज महल। और इस मुमताज महल से बेपनाह मोहब्बत के चलते 14 संतानें हो गई। इसी मुमताज महल के टोटल 14 संतानें हुई। और इन 14 संतानों में से जब 15वीं हो रहा था, उसी के दौरान 1631 में उसकी मृत्यु हुई। इतना प्यार करता था। अब जब 1631 में वो मरी, तो उसके सामने 7 संतानें बची हुई थी, जहाँ उनकी शाहजहां की। ये 7 संतानें कौन थी आगे हम आपको बताते चलेंगे, फिलहाल अभी आते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम जो मूल नाम था मुमताज महल का, उससे विवाह करके शाहजहां अपने चीज़ों को आगे बढ़ाता है। 1631 के समय खाने जहां लोदी का विद्रोह होता है, ये पीसीएस ने पूछा है, जरा याद रखिएगा। खाने जहां लोदी का विद्रोह किसके समय में होता है? शाहजहां के समय में होता है। इसी समय एक इटालियन यात्री होता है पीटर मुंडी, वो भारत में आता है। और 1632 के आसपास की ही बात है, जब हिंदुस्तान में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। दुर्भिक्ष उसे कहते हैं कि जब मांगने पर भिक्षा ना मिलती हो, उसे दुर्भिक्ष कहते हैं, अकाल। वो बताता है कि किस प्रकार से शाहजहां 1632 में अपने ताजमहल बनवाने में मशगूल था, जबकि सड़कों पर लाशें बिछड़ी हुई थी, एकदम से बिछी हुई थी। इंसान इंसानों को खा रहा था। इतने अकाल तथा गरीबी के दौरान शाहजहां के द्वारा ताजमहल और लाल किला जैसे क्षेत्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देना उचित बादशाह का कारण नहीं लगता। आप देखेंगे कि जहांगीर और अकबर के द्वारा बनाई गई राजपूतों से संबंध को शाहजहां ने खटाई में डाल दिया। शाहजहां के समय में हिंदू और मुसलमान में दूरी थोड़ी सी बढ़ने लगी, क्योंकि शाहजहां कहीं ना कहीं थोड़ा रूढ़िवादी निकला और उसके जहांगीर और अकबर के अपेक्षा। अकबर को यदि महान कहा जाता है तो उसका बड़ा कारण यही था कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को एक साथ लेके चलने का प्रयास करता था, और उसने कभी धर्मांधता को नहीं दिखाया, इसलिए उसे राष्ट्रीय शासक कहना उचित पड़ता है। जबकि बादशाह शाहजहां ये अब धीरे धीरे मुसलमानों की तरफ झुकते जा रहे थे। कैसे? उन्होंने जो अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, शाहजहां ने इसने शुरू कर दिया, कहा आज से गाय कटनी चाहिए। दूसरा बात, अकबर ने शुरू किया था कि दास प्रथा बंद कर रहे हैं, दास प्रथा को बंद किया था। याद करिए, जब कभी युद्ध होगा और युद्धबंदियों को पकड़ा जाएगा तो उनको दास बना लिया जाता था। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, शाहजहां ने इसको शुरू कर दिया नए फ्लेवर में। क्या? आज से हिंदू दासों को बनाया जा सकता है। बलबन के द्वारा शुरू किया गया सिजदा और पैबोस, जिसमें ये वाला सिस्टम और पैर चूमने वाला सिस्टम था, ये अभी तक जारी था। इसको शाहजहां ने बंद कर दिया और चलाया क्या? चहार तस्लीम नामक व्यवस्था। चहार तस्लीम नामक व्यवस्था किसने शुरू किया? तो ये किया शाहजहां ने। अब अकबर और जहांगीर के उत्तराधिकार के रूप में शाहजहां ने हिंदुस्तान में अपने पर को फैलाना शुरू किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पीछे जैसा कि पूछता है कि जब वो अपने साम्राज्य को फैला रहा था तो उसके साम्राज्य के अंतर्गत एक कंधार था, जिसे भारत का सिंहद्वार कहा जाता था। बताइए किसके समय में अंतिम रूप से निकल गया कंधार हाथ से? शाहजहां के समय में। क्योंकि 1622 में आपने देखा कि जब कंधार को अपने पकड़ में मजबूत करना था तो शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। आगे देखते हैं। गोलकुंडा
जो कि यहीं पर है। आप देख सकते हैं ये गोलकुंडा आधुनिक आंध्र प्रदेश के पास में, जहाँ पे हैदराबाद था। और यही वो गोलकुंडा है जहाँ पे किला भी बना है और गोलकुंडा की खान भी है। और इसी खान से निकला था आपका कोहिनूर हीरा। और ये हीरा प्रताप रुद्र देव, ध्यान दीजिएगा जरा, हम सल्तनत काल की बातों में आ रहे हैं। सल्तनत काल में अलाउद्दीन के समय वारंगल का शासक काकतीय साम्राज्य का प्रताप रुद्रदेव था। उसी के समय में हीरा पहली बार मिला था कोहिनूर। और उसी हीरे को गोलकुंडा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जुमला। ध्यान दीजिएगा, ये ईरान का व्यापारी था जो हिंदुस्तान में आके बड़े पद पर पहुंचा था। मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा पहली बार शाहजहां को दिया और शाहजहां ने अपने तख्ते हाउस बनवाया और उसी तख्ते हाउस में अपने ऊपर इस कोहिनूर हीरा को जड़वा दिया। शाहजहां के अंदर इस्लामियत की भावना इतनी ज़्यादा भर गई थी कि जब 1632 में उसने लाल किला, जिसे मुबारकी किला कहा जाता था, किला मुबारक, उसमें अपने तख्ते हाउस को उस जगह पर रखवाया जिधर किबला होता था। एनसीईआरटी की कक्षा 6 या 7 की भाषा में हम आपको कहें तो शाहजहां अपने तख्ते हाउस को लाल किला में पश्चिम की ओर रखता था और दीवाने जो आम होती थी उसका मुंह पश्चिम की ओर होता था। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, तख्ते हाउस का मुंह पूरब की ओर होता था और जो वहाँ पे आवाम बैठती थी, जनता, उसका मुंह पश्चिम की तरफ होता था। और पश्चिम में ही है मक्का, और मक्का को कहते हैं किबला, जिधर की तरफ हम नमाज अदा करते हैं उस दिशा को किबला कहा जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये था कि शाहजहां ये दिखलवाना चाहता था कि मैं पश्चिम में बैठा हूँ और मेरे द्वारा बोली गई हर एक बात काबा और मक्का से निकलती है, इसलिए हे मुसलमानों, इसको तुमको सुनना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। और इस प्रकार से उसने जो दीवाने आम था एकदम मुसलमानीकरण करवा दिया। ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान में दिल्ली का है और दिल्ली का जो पुराना दिल्ली है, उसी पुराने दिल्ली को शाहजहां ने शाहजहानाबाद के रूप में विकसित किया था और उसी पुराने किले में जामा मस्जिद और लाल किला को बनवाया। आगे देखते हैं क्या हुआ शाहजहां के समय में। आपको पता होगा कि 1500 में इंग्लैंड का एक यात्री था जिसका नाम था, नाम आप जानते हैं, जेम्स प्रथम था? नहीं, जेम्स प्रथम वहाँ का शासक था। तो फिर कौन यात्री आया था? विलियम हॉकिंस? नहीं। उसके पहले कौन आया था जिसको शाहजहां ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? यद्यपि हमने आपको ये वीडियो बताया नहीं इसके बारे में, हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूपीएससी ने 2 सवाल ऑलरेडी पूछ रखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1613 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? जहांगीर के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई? सूरत में हुई। 2 सवाल जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस ने ऐसे पूछ के रखा है। तो जहांगीर के समय तक अंग्रेजी या यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूरी तरह हो चुका था। 1698 में आने वाला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा हिंदुस्तान में 1498 में हिंदुस्तान में आ चुका था और वह अरब सागर में कार्टेज व्यवस्था को लागू भी कर चुका था। कार्टेज व्यवस्था क्या था? वो व्यवस्था जिस व्यवस्था के अंतर्गत मुगलों को अपने मक्का के द्वार सूरत नामक बंदरगाह से मक्का को जाने के लिए इनको टैक्स देना पड़ता था, वो व्यवस्था कहलाता था कार्टेज व्यवस्था। ये आधुनिक भारत का विषय हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए ये व्यवस्था इतना मजबूत था कि ये पुर्तगाली लोग बादशाह अकबर से भी टैक्स वसूलते थे। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये व्यवस्था लागू कर लिया कार्टेज को, तो अब इन्होंने सोचा कि अब यही व्यवस्था हम बंगाल की खाड़ी में लागू करेंगे। किसने? पुर्तगालियों ने। और उन्होंने जाकर हुगली को अपना अड्डा बना लिया और वहाँ से लूट मार करने लगे। पीसीएस ने यही सवाल पूछा है, एग्जैक्ट यही, कि बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सा स्थल पुर्तगालियों का अड्डा था जहां से वो लूट मार करते थे। तो जब हुगली को उन्होंने अपने किडनैप में कर लिया और यहाँ पर भी कार्टेज व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया तो शाहजहां ने उनको मार भगाया और फिर दोबारा वहाँ पर पुर्तगाली नहीं गए। याद रखिएगा, ये बात लगभग 1632-33 की है।
आगे जब औरंगजेब आएगा तो औरंगजेब और अंग्रेजों का तो इतना बुरी तरह से युद्ध होता है कि फुल्टा द्वीप पर शरण लेने के बाध्य हो जाएंगे। हालांकि वो आगे की बातें बताते रहेंगे, भी शाहजहां में आते हैं। अब उत्तर भारत की सारी चीज़ों को शाहजहां अपने अंडर में रख के दक्षिण भारत की ओर चलता है। और दक्षिण भारत में हम आपको बताएं, दक्षिण भारत में इसका लड़का होता है जिसका नाम होता है औरंगजेब। औरंगजेब दक्षिण में लगभग 25 साल तक रहता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत को बहुत बेहतरीन ढंग से जानकारी होती है। इसलिए शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर देता है। इसके दौरान आपको बता दें खानदेश कहाँ पड़ता था। आपको पता है पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि खानदेश नामक क्षेत्र कहाँ पड़ता था और उसका नाम खानदेश ही क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता के रखा है। खानदेश कहाँ था तो आज जान लेते हैं। अब वीडियो को आप जाके दूसरे में देख सकते हैं, खानदेश का नाम खानदेश क्यों पड़ा, दान देश किसने रखा, कहाँ उसकी राजधानी, सब कुछ हमने पिछले वीडियोज़ में बता के रखा है, जिसमें जहांगीर वाला था। तो खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। बरार था जहाँ तक अकबर की सीमा थी, उसकी राजधानी क्या थी, एलिचपुर। पीसीएस एज इट इज से पूछा हुआ है, निम्न में से किस राज्य की राजधानी एलिचपुर थी, तो कौन होगा, बरार होगा। और गोलकुंडा जहाँ से मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, उस समय का हीरा का सबसे बड़ा बाजार था हिंदुस्तान, कौन, गोलकुंडा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर रही होंगी। आगे बढ़ते बढ़ते अब बात फिर से याद आने लगा इतिहास का। कैसे, जिस प्रकार से अकबर के खिलाफ जहांगीर ने विद्रोह किया, जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह किया, तो शाहजहां के खिलाफ इनके भी पुत्रों का विद्रोह करना लाजमी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि मुगल काल में जो उत्तराधिकार का नियम था वो ज्येष्ठाधिकार पर निर्भर नहीं था कि बड़ा लड़का ही शासक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये तैमूरी वंशज में आया था। ये एक मुगल काल की हम कमजोरी कह लें या मजबूती कह लें, दोनों होता है। कैसे, कमजोरी तो ये कि अब जब ये नहीं पता है कि शासक कौन बन सकता है तो सारे राजकुमार आपस में लड़ेंगे, क्लियर, और लड़ेंगे तो कमज़ोर होंगे। यह मुगलों की कमजोरी थी, लेकिन ये इस मुगलों की मजबूती भी थी। कैसे कि अब सारे राजकुमार आपस में लड़ेंगे गद्दी के लिए, और जो सबसे योग्य राजकुमार होगा वही गद्दी पाएगा। दोनों बातें हैं इसमें, जिसको आप चाहे ले लीजिए, दोनों सही हैं। इस नियम के चलते अब जब शाहजहां बीमार रहने लगा, क्योंकि मुमताज मर चुकी है, किसके याद में जिए, ऐसा तो है नहीं कि आखिर करे क्या, किसी और से विवाह कर ले। भाई उनकी महारानियों की तो कमी नहीं थी, लेकिन फिलहाल अब जब ये बीमार रहने लगा तो इसके पास में हम आपको बताएं, ऐसे हमने आपको बताया कि 7 संतानें जिंदा थीं, जिनमें सबसे बड़ा जो लड़का था उसका नाम था दारा शिकोह, जिसे शाहजहां ने शाह इकबाल और संस्कृत कलंदर की उपाधि दे रखा था। हमने आपको वीडियोस पिछले में बता रखा है। दूसरा था औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तीसरा था आपका मुराद, और चौथा था आपका शाह शुजा। ये 4 लड़के थे, और इन चारों के अलावा शाहजहां के पास 3 पुत्रियां थीं, और रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा, 3 पुत्रियां थीं। इनमें से कौन सी एक ऐसी पुत्री थी, होमवर्क के लिए हम आपको बता दें, कमेंट में बताइएगा, कौन सी ऐसी पुत्री थी जो शाहजहां की कैद के दौरान उसकी सेवा करती थी। जानकारी के लिए याद रखिएगा इस चीज को। आते हैं, अब इन चारों लड़कों में युद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब सबसे योग्य शासक था, लेकिन सबसे बेहतरीन व्यक्ति जो था वो था दारा शिकोह। तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को नियुक्त कर दिया। ये बात औरंगजेब को बहुत बुरा लगा। औरंगजेब सोचा कि सबसे योग्य मैं हूं तो मुझे शासक बनना चाहिए, लेकिन अब्बा हुजूर ने बना दिया है दारा शिकोह को। इस बात को लेकर औरंगजेब ने निपटा और जाके अपने ही पिता को किडनैप करके अकबर के द्वारा बनाए गए इलाहाबाद के आगरा के किले में किडनैप कर दिया, बंद कर दिया वहीं पर। यह पहली बार था कि कोई राजकुमार अपने पिता को कैद करे, और यहीं तक नहीं था, पहली बार मुगल सल्तनत में यह भी हुआ कि बाप के जिंदा रहते हुए पुत्र अपने नाम का सिक्का चलवाए।
औरंगजेब ने अपने नाम के सिक्के चलवा दिए शाहजहां के रहने के बावजूद। अब ये उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो उसके पहले हम थोड़ा सा आपको हम बता दें कि जब विलियम हॉकिंस भारत में आया तो उसने तुर्की भाषा में बात किया और 400 का मनसब प्राप्त किया। लेकिन प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम थी हम आपको वीडियो चलेगा में बताते रहेंगे। इस समय एक यात्री आया शाहजहां के समय में, एक जौहरी था, आईएएस ने पूछा है, पीसीएस तो बहुत ही पूछता है। एक जौहरी था फ्रांसीसी यात्री और उसने 6 बार भारत में यात्रा किया और उसका नाम था तैवर्नियर। दूसरा एक है जिसका नाम है बर्नियर, वो पेशे से चिकित्सक था। उसने भारत में अपनी पुस्तक लिखी है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर और बहुत सारे बातें बताता है। और अनारकली का जो प्रेम संबंध है उस दंत कथा को बताने वाला है, शायद पहला अंग्रेज है। और वो ये बताता है कि जहांगीर और अकबर एक ही महिला के लिए कैसे लड़ गए, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि तो वो बहुत गलत गलत चीज़ें बताता है जो विश्वसनीय नहीं है। लेकिन ये विश्वसनीय है कि वो चिकित्सक था बर्नियर और वो तैवर्नियर जौहरी था जो 6 बार भारत आया। अब शुरू करते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। जब शाहजहां को उसने कैद कर लिया तो दारा शिकोह शासक बना हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने किडनैप करके जब कैद कर दिया तो दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद आपस में लड़ गए। इस प्रकार से लड़े कि जरा ध्यान दीजिएगा कि बहनें कौन कौन सी थी, 3, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये बहनें भी बट गईं। जहां आरा ने किसका साथ दिया, दारा शिकोह का। रोशन आरा ने किसका साथ दिया, औरंगजेब का। और गोहन आरा ने किसका साथ दिया, मुराद का। काश एक और बेटी होती जो शाह शुजा को दे पाती, हालांकि थी नहीं। युद्ध शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मुराद और शाह शुजा के मध्य पहली बार बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में शुरू हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है और नो, इस युद्ध में हाँ शाह शुजा हार जाता है और मुराद जीत जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा युद्ध धर्मत का हुआ 1658 अप्रैल में दारा शिकोह और मुराद के बीच में, इसमें दारा शिकोह हार जाता है। तीसरा युद्ध हुआ दारा और औरंगजेब के मध्य में सामूगढ़ का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सामूगढ़ पीसेस बहुत ही पूछता है। इस युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है, औरंगजेब जीत जाता है, लेकिन दारा शिकोह भाग निकलता है। अब जब दारा शिकोह भाग निकलता है तो औरंगजेब निष्कंटक रूप से अपना राज्यारोहण करवाता है। वो राज्यारोहण 2 बार करवाता है औरंगजेब। हम ये अगले वीडियोज़ में आपको यद्यप बताएंगे। जब ये शासक बन गया औरंगजेब तो इसको जिंदा पीर कहा जाने लगा, आलमगीर कहा जाने लगा और ऐसा माना जाने लगा कि अकबर ने जो धार्मिक सहिष्णुता शुरू किया था उसका जस्ट विपरीत हो गया औरंगजेब और राजपूतों के खिलाफ होता चला गया। अब आप सोचिए, मुगल सल्तनत की वो साम्राज्य जो राजपूतों के कंधे पर टिकी थी, अब जब राजपूत नहीं रहेंगे तो क्या वो साम्राज्य रह पाएगा? कदापि नहीं। इसलिए औरंगजेब के काल को मुगलों का सूर्यास्त का काल कहा जाता है। कैसे, जरा देखिए। जैसे ही औरंगजेब का 1658 में गद्दी नशीनी होता है, तुरंत वो एक फरमान जारी करता है और कहता है, उसको लगता है कि जब तक दारा शिकोह जिंदा है औरंगजेब पूरी तरह से शासक नहीं बन सकता। इसलिए वो फतवे जारी करवा के ये कहता है कि दारा शिकोह तो हिंदू हो रहा था, इस्लाम का पूरी तरह से निष्क्रिय कर रहा था, 52 उपनिषदों का उसने तो फारसी में अनुवाद करके कहीं ना कहीं इस्लाम को कम कर रहा था। इस प्रकार वो एक काफिर था और इस्लामी शरीयत में, इस्लामी कानून में एक काफिर को रहना एकदम गलत है। इसलिए इस दारा शिकोह को समाप्त कर देना हमारा धर्म हो जाता है। और पकड़कर अंतिम युद्ध में, जिसको अब देवराई का युद्ध कहते हैं, अप्रैल 1659 में दारा शिकोह का सर कलम करवा के उसके कब्र को हुमायूं के मकबरे में कहीं पर दफन कर देता है। अब कहाँ पर दफन है, इसके लिए भी एएसआई ने 7 सदस्यों की एक टीम नियुक्त किया है। यह हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। इसके दौरान 1664 में 1664 में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां कालकौलित हो जाता है। औरंगजेब इतना परेशान रहता है, इतना देखना नहीं चाहता अपने बाप का मुंह, कि जब शाहजहां मरता है तो उसके अर्थी को कंधा देने भी नहीं जाता। और इसके अर्थी को कंधा देते हैं कुछ हिजड़े और उसके कुछ नौकर।
आपको बताएं कि जब गो हत्या, हिंदू दास को बढ़ावा, सिजदा पैबोस को ख़त्म, चहार तस्लीम आरंभ किया बादशाह शाहजहां ने, तो इसी के रहमो कदम पे औरंगजेब आगे चलता है। औरंगजेब के द्वारा चालू की गई सारी की सारी नीतियां एकदम अकबर के खिलाफ थीं, इसलिए अब सारा का सारा साम्राज्य का भाव अकबर के खिलाफ होने की वजह से राजपूत भी खिलाफ हो गए, हिंदू भी खिलाफ हो गए, और इस प्रकार औरंगजेब धीरे धीरे अपने औन्नत की ओर बढ़ने लगा। कैसे बढ़ने लगा, कैसे एक अनार 100 बीमार हो गए, यहीं पर कैसे शिवाजी का उद्भव होता है, मराठे और पेशवाई कैसे शुरू होती है, ये हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। लेकिन इतना सिर्फ बता दें हम आपको कि जो शाहजहां था पूर्णतया धर्मांध नहीं था, याद रखिएगा इस बात को, पूर्णतया धर्मांध नहीं था। जैसे आपने देखा कि तानसेन जो कि अकबर के समय में थे, राजा रामचंद्र रीवा के यहाँ पहले सेवा में थे, पीसीएस में पूछा, ऐसे ही बीरबल भी थे। यहाँ तक कि तानसेन को अकबर में कंठाभरण विलास स्वामी की उपाधि दिया था, कवि प्रिय की उपाधि दिया बीरबल को, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर शाहजहां ने भी हिंदुओं को बढ़ावा दिया, और जो बनारस जाने वाला एक यात्रियों का दल था, उसका शायद कविंद्राचार्य नामक एक व्यक्ति ने जब पैरवी किया तो शाहजहां ने वहाँ का कर भी माफ़ कर दिया था। फिलहाल 1658-59 से औरंगजेब का शासन शुरू होता है, और यहीं से मुगलों का पतन होना शुरू होता है। आज एक आधुनिक बातें हम आपको बताएं, यदि आपने इस शब्द का नाम सुना हो, PIL, पब्लिक कुछ करके जनहित याचिका जिससे आप कहते हैं, पब्लिक लिटिगेशन है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन है, लिटिगेशन ऐसे कुछ है, इसको शुरू किया 1980 के दशक में PN भगवती ने। नाम आप जानती होंगे, कौन से? PN भगवती ने। ये क्या है? PIL एक जन के हित में जारी की गई याचिका है, यानी जनहित याचिका। जैसे हमारे भारत की न्यायपालिका का एक सबसे खराब सिस्टम है कि जब तक मैं न्याय मांगूंगा नहीं, न्यायपालिका देगी नहीं। और मान लिया कि मुझे किसी व्यक्ति ने कैद कर रखा है और रोज़ प्रताड़ित करता है, हमारा शारीरिक या मानसिक या आर्थिक किसी प्रकार का शोषण करता है, तो हम कैसे न्यायालय जाएंगे अपना मांगने न्याय, क्योंकि हमें जाने नहीं दे रहा है। तो लोगों ने, जो PN भगवती थे, इन्होंने इस बात को सोचा और कहा कि जो व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, न्यायालय नहीं आ सकता है, उस व्यक्ति के लिए कोई दूसरा भी व्यक्ति यदि न्याय मांगे तो हम उसको दे देंगे। इसी को क्या कहा गया? PN भगवती का PIL। और इसका यदि इतिहास देखें तो जहांगीर के काल से जाता है, या हम कहें तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक जाता है। कैसे? जहांगीर ने अपने आगरा के किले में जो 2 शेर बैठे हुए थे, उन शेरों के गले से होकर लगभग 32 मीटर की सोने की चैन बनवा दी थी, जंजीर जिसे आप कहते हैं। और ये जंजीर से बंधा हुआ घंटी सीधे जहांगीर के महल में लटकता था। कोई भी व्यक्ति जो न्याय पाना चाहता हो, उस जंजीर को जाके हिला देता था, तो वो घंटी डायरेक्ट जहांगीर तक बजती थी और जहांगीर उस व्यक्ति को न्याय दे देता था। ये न्यायप्रियता जहांगीर में थी। इसी को कहते हैं PIL का शायद शुरुआत यहीं से हुआ। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि आखिर में शाहजहां के मरने के बाद औरंगजेब का कार्यकाल क्या था। ये हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। जो भी हम आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी खूब करिए। इससे फ़ायदा होगा कि हमारे वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुंचेंगे। हमें आशा है कि चाहे PCS हो चाहे IAS, आपको यहाँ से सवाल अवश्य मिलेगा। इसलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे औरंगजेब के साथ में, जिंदा पीर के साथ में, कैसे उसने संगीत का जनाजा निकाल दिया और कहा इतनी गहराई में दफन करो कि कभी ऊपर ना उठ सके। ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।